हम्म इस खास गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है ना, वो एक ऐसे विषय पर है जो आधुनिक डिजिटल दुनिया की बिल्कुल नींव है। और आज का स्रोत भी बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज का हमारा स्रोत है ब्लूप्रिंट्स फॉर स्केलेबल एंड सिक्योर एज्योर क्लाउड आर्किटेक्चर। आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्लाउड सिस्टम आखिर कैसे तैयार किया जाता है जो भारी से भारी ट्रैफिक को बिना रुके संभाल सके और साथ ही डेटा को पूरी तरह सुरक्षित भी रख सके। हाँ, डेटा सुरक्षा तो सबसे अहम है। इसे समझने के लिए ना एक ऐसे आधुनिक शहर की कल्पना की जा सकती है जिसे बसाया तो एक तय जगह में गया है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती है ना, वो शहर खुद ब खुद अपनी सड़कें और इमारतें बढ़ा लेता है। ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा शहर है जो किसी भी बाहरी खतरे को भांपकर अपनी रक्षा खुद कर सकता है। तो क्लाउड आर्किटेक्चर को समझना बिल्कुल इसी जादुई डिजिटल शहर को समझने जैसा है। मैं तो इसको लेकर काफी उत्सुक हूँ। मुझे भी ये डिजिटल शहर वाला उदाहरण वाकई बहुत पसंद आया। आज के इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यापारिक संस्थानों के लिए ऐसे सिस्टम आखिर क्यों ज़रूरी हैं। सही कहा। मतलब आज कोई भी व्यापार सिर्फ एक साधारण वेबसाइट या एप्लीकेशन के भरोसे तो नहीं चल सकता ना। एक समय था जब वेबसाइट का क्रैश होना काफ़ी आम बात मानी जाती थी। हाँ, लोग अक्सर कहते थे कि सर्वर डाउन है, कल आ जाइएगा। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। सिस्टम का हमेशा उपलब्ध रहना, जिसे तकनीकी भाषा में हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, वो अब कोई लग्जरी नहीं है, वो एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। बुनियादी ज़रूरत। इसके अलावा बढ़ते वर्कलोड्स को संभालना और कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इसी मजबूत नींव को तैयार करने का काम करता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा हिस्सा है स्केलाबिलिटी, यानी सिस्टम का बिना टूटे या धीमा हुए बढ़ना। स्केलेबिलिटी। अगर हम उसी डिजिटल शहर वाले हाईवे के उदाहरण पर वापस लौटें, तो स्केलाबिलिटी बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे किसी हाईवे पर अचानक से गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ जाए तो जाम लग जाएगा। हाँ, जाम लग जाएगा। अब अगर इस ट्रैफिक जैम से बचना है तो दो ही रास्ते बचते हैं। या तो उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की क्षमता ही बड़ी कर दी जाए ताकि उनमें और ज्यादा लोग आ सकें, जिसे हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। एकदम सही, वर्टिकल स्केलिंग। मतलब आपने अपने पुराने सर्वर की रैम या प्रोसेसर को ही अपग्रेड कर दिया। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि उसी हाईवे में रातों रात जादुई तरीके से नई लेन जुड़ जाए, जो कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी नए इंस्टेंस या नए सर्वर्स जोड़ना। स्रोत में इस पूरे आर्किटेक्चर डिजाइन में इलास्टिक कंप्यूट सर्विसेज पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स हो गई, जो कस्टमाइजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एज्योर ऐप सर्विसेज हैं जो मैनेज्ड एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी कंप्यूट सर्विस में एक और बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है जिसका नाम है एज्योर कुबरनेटिस सर्विस, जिसे संक्षेप में AKS कहते हैं। हाँ, AKS। इसे समझने के लिए असली दुनिया के शिपिंग कंटेनर्स के बारे में सोचा जा सकता है। पहले जहाज़ों पर सामान अलग अलग डिब्बों में या बोरियों में लादा जाता था, जिससे बहुत जगह बर्बाद होती होगी। बिल्कुल, बहुत जगह और समय दोनों बर्बाद होते थे। फिर एक स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर का आविष्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया का व्यापार ही बदल दिया। कुबरनेटिस डिजिटल दुनिया का वही शिपिंग कंटेनर है। अच्छा, मतलब वो सॉफ्टवेयर को पैक कर देता है। एकदम सही पकड़ा। ये सॉफ्टवेयर के हर एक हिस्से को एक स्टैंडर्ड कंटेनर में पैक कर देता है, जिससे उसे चलाना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और जरूरत पड़ने पर उसकी संख्या बढ़ाना बेहद आसान हो जाता है। ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बेहतरीन है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर ये सब इतना ही आसान है और सिस्टम खुद ब खुद नए सर्वर्स जोड़ रहा है, तो मुझे एक डर सा लगता है। मान लीजिए कि किसी हैकर ने सिस्टम पर बॉट अटैक कर दिया, डीडॉस अटैक या बॉट अटैक। हाँ, और लाखों फर्जी यूजर्स एक साथ भेज दिए, तो क्या अज्योर का ये ऑटो स्केलिंग फीचर अंधाधुंध नए सर्वर्स जोड़ता चला जाएगा?
मतलब क्या महीने के अंत में बिजनेस ओनर को लाखों रुपयों का एक भारी भरकम क्लाउड बिल नहीं मिल जाएगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम अंधा बिल्कुल नहीं है। ये ऑटो स्केलिंग बहुत ही स्मार्ट और कंट्रोल होती है। वो कैसे? जरा सोचिए कि एक सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो लगातार अपने ही मैट्रिक्स को देख रहा है, वाह! मॉनिटर कर रहा है कि सीपीयू का कितना उपयोग हो रहा है या मेमोरी की खपत कितनी है, या नेटवर्क पर अचानक से कितना ट्रैफिक आ गया है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही डिजाइन करते वक्त इसमें बजट कैप्स और अलर्ट्स लगाए जाते हैं। सिस्टम को पहले ही बता दिया जाता है कि अधिकतम कितने सर्वर्स जोड़े जा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक लिमिट सेट कर दी जाती है। हाँ, और अगर कोई बॉट अटैक होता भी है तो आगे हम जिस सुरक्षा की बात करेंगे ना, वो नेटवर्क लेयर ही उस फर्जी ट्रैफिक को पहचानकर ब्लॉक कर देगी, इससे पहले कि वो कंप्यूट संसाधनों तक पहुंचे ही। ओहो, ये तो बहुत स्मार्ट है। और इसके फायदे अनगिनत हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे खर्चों में भारी कमी आती है। क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं है तो सर्वर्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल, जब असली ट्रैफिक कम होता है तो सिस्टम अतिरिक्त संसाधनों को हटा देता है। यह पूरा सिस्टम अपनी जरूरत के हिसाब से एक तरह से सांस ले रहा है। पीक डिमांड के दौरान बिना इंसानी दखल के बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। ये वाकई में कमाल है। ओवर प्रोविजनिंग यानी जरूरत से ज्यादा संसाधनों पर पहले से ही पैसा खर्च करके रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, जब सच में लाखों असली यूजर्स एक साथ सिस्टम पर आते हैं। हाँ, जैसे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की दिवाली सेल। हाँ, बिल्कुल दिवाली सेल। रात के ठीक 12 बजे लाखों लोग एक साथ डिस्काउंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। एज़्योर इस असली ट्रैफिक की बाढ़ को संभालता कैसे है? इसके लिए इस डिजाइन में ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोड बैलेंसिंग के कुछ बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एज़्योर लोड बैलेंसर हो गया या एप्लीकेशन गेटवे। और सोर्स में ट्रैफिक मैनेजर का भी जिक्र है? हाँ, ट्रैफिक मैनेजर। इनका काम बिल्कुल एक बेहद ही कुशल ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह होता है। जब लाखों गाड़ियां शहर में घुस रही होती हैं तो ये ट्रैफिक पुलिस वाला ये सुनिश्चित करता है कि पूरा का पूरा रेला किसी एक ही सड़क पर ना चला जाए। मतलब किसी एक ही सर्वर पर ना चला जाए? बिल्कुल। ये टूल्स ट्रैफिक को अलग अलग रास्तों और सर्वर्स पर बांट देते हैं ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश ना हो जाए, जिससे डाउन टाइम कम होता होगा। डाउन टाइम ना के बराबर हो जाता है। उस दिवाली सेल वाले यूजर को एक स्मूथ और बिना रुकावट वाला अनुभव मिलता है, चाहे पीछे बैकएंड में कितनी भी हलचल क्यों ना मची हो। और ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले की बात नहीं है। स्रोत पढ़ने पर समझ आता है कि यहाँ एप्लीकेशन के डिजाइन को भी बदलना पड़ता है। आप माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम पुरानी तरह के एप्लीकेशंस की बात करें तो वो एक विशाल ईंट के ब्लॉक की तरह होती थी, जिसे हम तकनीकी भाषा में मोनोलिथ कहते हैं। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का महत्व बहुत गहराई से समझ में आता है। आपने जो ईंट के ब्लॉक का उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है। मोनोलिथ आर्किटेक्चर एक विशाल जेंगा टावर की तरह होता है। जेंगा टावर? हाँ, अगर आपने नीचे से एक गलत ब्लॉक खींच लिया तो पूरा का पूरा टावर भलभरा के गिर जाता है। यानी अगर दिवाली सेल में सिर्फ पेमेंट गेटवे में दिक्कत आई है तो आपकी पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट ही क्रैश हो जाएगी, कोई कुछ सर्च भी नहीं कर पाएगा। तो फिर माइक्रो सर्विसेज डिजाइन इस पूरी समस्या को कैसे सुलझाता है? माइक्रो सर्विसेज डिजाइन उस विशाल एप्लीकेशन को छोटी छोटी स्वतंत्र सर्विसेज में बांट देता है। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च करने का एक अलग लेगो ब्लॉक है, शॉपिंग कार्ट का अलग ब्लॉक है और पेमेंट का अलग ब्लॉक है। अच्छा, सब अलग अलग काम कर रहे हैं? हाँ, ये सब आजाद हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर पेमेंट वाले ब्लॉक में कोई खराबी आ भी जाए तो फॉल्ट आइसोलेशन के कारण बाकी का पूरा सिस्टम चालू रहता है। मतलब लोग वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और उन्हें कार्ट में डाल सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ पेमेंट वाले हिस्से में कुछ देर के लिए एरर दिखेगा। और सबसे खास बात यह है कि हर छोटे हिस्से को उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग से स्केल किया जा सकता है। ओह, तो अगर सिर्फ सर्च पर ज्यादा लोड है तो सिर्फ सर्च वाले सर्वर्स बढ़ाए जाएंगे, पूरी एप्लीकेशन के नहीं। एकदम सही। इससे डेवलपमेंट भी तेज होता है। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है। और इस ब्लूप्रिंट को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये डिप्लॉयमेंट सिर्फ किसी एक शहर या किसी एक डेटा सेंटर तक सीमित नहीं है। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट। हाँ, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट पर बहुत ही गहराई से चर्चा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर दुनिया भर के कई अलग अलग रीजन्स में काम करता है। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि किसी एप्लीकेशन को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय करने का आखिर क्या फायदा है? सारा डेटा एक ही जगह क्यों नहीं रख देते? इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला है लेटेंसी, यानी देरी का कम होना। डेटा को ट्रैवल करने में समय लगता है। आखिरकार ये प्रकाश की गति से ही तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए जाता है ना।
दूरी का तो फर्क पड़ेगा ही। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति भारत में बैठकर वेबसाइट खोल रहा है और उसका सर्वर अमेरिका में है, तो उसे पेज लोड होने में कुछ मिलीसेकंड्स की देरी महसूस होगी। लेकिन अगर वही डेटा भारत के ही किसी नज़दीकी सर्वर से भेजा जाए तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। समझ गई। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा और सबसे बड़ा कारण है डिजास्टर रिकवरी, यानी आपदा प्रबंधन। ओ, डिजास्टर रिकवरी। मान लीजिए कि किसी एक शहर के डेटा सेंटर में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए, या कोई बड़ा पावर कट हो जाए। हाँ, तो ऐसे में क्या होगा? पुरानी दुनिया में इसका मतलब था कि आपका बिजनेस कई दिनों के लिए ठप हो गया। लेकिन इस मॉडर्न आर्किटेक्चर में ग्लोबल डिप्लॉयमेंट व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। मतलब काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई के डेटा सेंटर में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो एज्योर का ट्रैफिक मैनेजर तुरंत सारा ट्रैफिक सिंगापुर या यूरोप के सर्वर्स पर मोड़ देगा। और ये सब बिना यूजर को पता चले हो जाएगा। हाँ, ये सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी खामोशी से होता है कि जो यूजर उस वक्त आपकी वेबसाइट पर कोई मूवी देख रहा है या ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसे भनक तक नहीं लगेगी कि बैकएंड में इतना बड़ा कोई डिजास्टर हुआ है। कमाल है। ये तो हुई सिस्टम को बड़ा और तेज रखने की बात। लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये सारी खूबियां एक पल में खाक हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत बड़ा और बहुत तेज हाईवे अगर लुटेरों से भरा हो तो कोई उस पर सफर क्यों करेगा भला? एकदम सही एनालॉजी है। इसीलिए मैं समझाता हूं कि इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो आत्मा है वो है सिक्योरिटी फर्स्ट डिजाइन, यानी सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता मानना। सिक्योरिटी फर्स्ट डिजाइन। हाँ, एक सुरक्षित एज्योर आर्किटेक्चर वो है जो पर्यावरण के हर एक लेयर पर सुरक्षा को मजबूती से जोड़ता है। सिर्फ शहर के बाहर एक बड़ी दीवार बना देना काफी नहीं है। सिस्टम के अंदर हर एक इमारत और हर एक कमरे का अलग से सुरक्षित होना जरूरी है। जब तक सुरक्षा डिजाइन का बुनियादी हिस्सा नहीं होगी, कोई भी बड़ा सिस्टम टिक नहीं सकता। यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जानना कि इस डिजिटल तिजोरी की चाबी आखिर किसके पास है और कौन अंदर जा सकता है, जिसे आइडेंटिटी मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट। इस आर्किटेक्चर डिजाइन में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र है, जिसे पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहा जाता था। बिल्कुल। इसे हम उस डिजिटल शहर का पासपोर्ट कंट्रोल कह सकते हैं। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जैसे फीचर्स हैं, जहां सिर्फ एक पासवर्ड ही काफ़ी नहीं होता। पहचान साबित करने के लिए फ़ोन पर आने वाला OTP या बायोमेट्रिक भी देना होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बार-बार MFA कोड डालना बहुत थकाऊ होता है। हाँ, वो तो है। हर बार फ़ोन चेक करना पड़ता है। तो कंडीशनल एक्सेस बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये देखता है कि आप किस डिवाइस से और किस लोकेशन से लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप रोज की तरह अपने घर के वाईफाई से और अपने ऑफिस के लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं, तो ये आपको बिना परेशान किए अंदर जाने देगा। लेकिन अगर अचानक से रात के 3 बजे किसी अनजान देश से लॉगिन की कोशिश हो तो ये सिस्टम तुरंत लाल झंडी दिखा देगा और कड़े MFA की मांग करेगा। इसके अलावा स्रोत में सिंगल साइन ऑन की सुविधा का भी जिक्र है, जिससे बार-बार अलग-अलग पासवर्ड याद रखने का झंझट खत्म हो जाता है। सिंगल साइन ऑन। लेकिन एक सेकंड के लिए डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचते हैं, सिंगल साइन ऑन सुनने में तो यूजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक लगता है। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? मतलब आपने एक ही मास्टर चाबी बना दी जिससे शहर के सारे ताले खुल जाते हैं। अगर किसी हैकर के हाथ वो एक मास्टर चाबी लग गई तो वो तो पूरे सिस्टम को ही तबाह कर देगा ना। ये एक बहुत ही वाजिब डर है और इसी डर को खत्म करने के लिए इस डिजाइन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर जोड़ी गई है, जिसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC कहा जाता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हाँ, पासपोर्ट कंट्रोल से अंदर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप शहर के किसी भी घर या बैंक में घुस सकते हैं। RBAC ये तय करता है कि सिस्टम के अंदर आने के बाद कौन व्यक्ति क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। अच्छा, मतलब सबको सब कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल। इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। यूजर के रोल के हिसाब से ही एक्सेस दिया जाता है। यानी अगर कोई किसी कंपनी में एक नया इंटर्न है तो उसे सिर्फ उतना ही डेटा देखने को मिलेगा जितना उसके काम का है। एकदम सही। मान लीजिए कोई इंटर्न गलती से या कोई कॉर्पोरेट जासूस जानबूझकर मेन डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करता है। अगर RBAC सही तरीके से लागू है तो वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो अधिकार ही नहीं होंगे। समझ गई। एक साधारण यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर वाले अधिकार कभी नहीं दिए जा सकते। इसलिए अगर सिंगल साइन ऑन वाले सवाल पर वापस लौटें, तो अगर किसी यूजर की चाबी चोरी भी हो जाए तो हैकर सिर्फ उसी यूजर के हिस्से तक पहुंच पाएगा।
वो पूरे सिस्टम के मेन सर्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। इससे सुरक्षा का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो बात हुई यूजर्स और उनके एक्सेस की, यानी शहर के लोगों की। लेकिन उस डेटा का क्या, जो इस नेटवर्क रूपी सड़कों पर लगातार सफर कर रहा है? नेटवर्क को आखिर कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसके लिए भी कई कड़े इंतजाम हैं। हाँ, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सबसे पहले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स या एनएसजी। इन्हें हम क्लब के दरवाजे पर खड़े उन बाउंसरों की तरह समझ सकते हैं जिनके पास एक गेस्ट लिस्ट होती है। बिल्कुल सही। ये बाउंसर्स तय करते हैं कि सर्वर के अंदर कौन सा इनबाउंड ट्रैफिक आ सकता है और कौन सा आउटबाउंड ट्रैफिक बाहर जा सकता है। फिर सेंट्रलाइज सुरक्षा के लिए एज्योर फायरवॉल है जो पूरे नेटवर्क की एक मजबूत घेराबंदी करता है। और इसमें एक बहुत ही शानदार चीज है प्राइवेट एंड पॉइंट्स। इसे एक वीआईपी अंडरग्राउंड टनल की तरह समझिए। वीआईपी टनल। हाँ, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन को आपके डेटाबेस से बात करनी है। आमतौर पर यह डेटा पब्लिक इंटरनेट हाईवे से होकर गुजरता है, जहां उसे कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जहां खतरा रहता है। लेकिन प्राइवेट एंड पॉइंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका संवेदनशील डेटा इंटरनेट की खुली दुनिया में भटके ही ना। वो सुरक्षित सर्विस एक्सेस के लिए एज्योर के ही प्राइवेट नेटवर्क के अंदर इस सुरंग के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बाहरी दुनिया का कोई भी हैकर उसे देख भी नहीं सकता। क्या बात है। नेटवर्क की सुरक्षा के साथ साथ एक और पहलू है जो बहुत अहम है। वो है डेटा के स्वरूप को ही बदल देना, ताकि अगर कोई डेटा तक पहुंच भी जाए तो उसे कुछ समझ ना आए। आप डेटा एन्क्रिप्शन की बात कर रही हैं? हाँ, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का सीधा सा मतलब है जानकारी को एक ऐसे सीक्रेट कोड में बदल देना जिसे बिना सही चाबी के कोई पढ़ ना सके। डेटा जब किसी स्टोरेज में चुपचाप रखा होता है, यानी एट रेस्ट होता है, तो एज्योर का बिल्ट इन स्टोरेज एन्क्रिप्शन उससे लॉक करके रखता है। इसे बैंक के लॉकर में रखे एक मजबूत बक्से की तरह समझ सकते हैं। और जब वो नेटवर्क पर जा रहा हो? जब डेटा नेटवर्क के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, यानी इन ट्रांसिट होता है, तो SSL या TLS प्रोटोकॉल काम में आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपना बक्सा एक आर्मर्ड ट्रक में रखकर भेजा जा रहा हो। और इन सब तालों की जो चाबियां हैं उनके लिए भी तो एक सुरक्षित जगह चाहिए होगी ना? कोई तो ऐसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए जहां ये मास्टर कीज रखी जाएं। बिल्कुल, और उसी सेंट्रल बैंक का नाम है एज्योर की वॉल्ट। ये की मैनेजमेंट के लिए एक बेहद सुरक्षित डिजिटल लॉकर है। एप्लीकेशन के डिजाइन में कभी भी चाबियां कोड के अंदर नहीं लिखी जाती, वो इस की वॉल्ट के जरिए मैनेज की जाती हैं। लेकिन इन सब सुरक्षा के इंतजामों के बाद भी चैन से सोया नहीं जा सकता। सुरक्षा का मतलब सिर्फ मजबूत ताले लगाकर भूल जाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, निगरानी भी जरूरी है। इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग यानी निरंतर निगरानी बहुत जरूरी है। इस डिजाइन में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड का जिक्र है। ये रियल टाइम में खतरों की पहचान करता है और कमियों का मैनेजमेंट करता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? पूरी चर्चा को अगर ध्यान से देखें तो एक तरफ हम चाहते हैं कि सिस्टम दुनिया भर के यूजर्स के लिए हमेशा खुला रहे और तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाए, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सुरक्षा इतनी कड़ी हो कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो फिर स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी में तालमेल कैसे बिठाएं? ये तो सच में विरोधाभासी लगता है। लेकिन इसका जवाब है शुरू से ही हाई अवेलेबिलिटी डिजाइन करना और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के सिद्धांत अपनाना। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। हाँ, जीरो ट्रस्ट का मतलब ही यही है कि किसी पर भी भरोसा मत करो, हर बार पहचान वेरीफाई करो। इसके साथ ही स्केलिंग और मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करना भी जरूरी है। जब मशीनें खुद ब खुद संसाधनों को बढ़ा रही हैं और खतरों की निगरानी कर रही हैं, तो इंसानी गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक ऐसा ब्लूप्रिंट देता है जहां इलास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सुरक्षा के मेल से एक लचीला और बेहतरीन क्लाउड पर्यावरण तैयार होता है। बिल्कुल सही कहा। तेजी से बदलते इस डिजिटल परिदृश्य में जो व्यापारिक संस्थान ऐसे आर्किटेक्चर अपनाते हैं, वे इनोवेशन और विकास में हमेशा आगे रहते हैं। मेरा भी यही मानना है। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे रिसोर्सेज खुद बढ़ रहे हैं और नेटवर्क अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। और इसी विचार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा सवाल है जो मैं आखिरी में छोड़कर जाना चाहूंगी। स्रोत में जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी और ऑटो स्केलिंग की बात की गई है, जहां सिस्टम खुद ब खुद संसाधनों को बढ़ा रहा है और खतरों को पहचान रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब क्लाउड आर्किटेक्चर इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि वे खुद ही अपनी सुरक्षा और विस्तार कर सके, जिन्हें सेल्फ हीलिंग एनवायरनमेंट्स कहा जाता है, तो क्या भविष्य में इंसानी क्लाउड आर्किटेक्ट्स की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी?
ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले वक्त में मशीनें ही मशीनों का डिजाइन तैयार करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। भविष्य में ऐसे ही नए और तकनीकी विषयों को एक्सप्लोर करने के वादे के साथ अब इस चर्चा का समापन करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।